हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ नेहा। एंड जैसा कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि हम चैप्टर 2 डिस्कस करे थे फ्रीडमैन की थ्योरी। अब फ्रीडमैन की थ्योरी हम डिस्कस कर चुके थे। फिर मैंने आपको बताया था कि फ्रीडमैन थ्योरी के खिलाफ भी जो कार्ल युंग थे और जो कैरन हैरे थी, तो उन्होंने कुछ बातें बताई, तो वो हमने भी डिस्कस करी। अब हम डिस्कस करेंगे एल्फ्रेड एडलर की थ्योरी, एरिक फ्रॉम की थ्योरी एंड एरिक एरिक्सन की थ्योरी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एल्फ्रेड एडलर की थ्योरी की। एल्फ्रेड एडलर की थ्योरी बेसिकली किस चीज़ पे बेस्ड थी जीवन शैली और सामाजिक अभिरुचि की। मतलब जीवन शैली, आपका लाइफ स्टाइल एंड सामाजिक अभिरुचि, सोशल इंटरेस्ट। तो अब एडलर ने क्या कहा? एडलर ने बोला कि भाई हर किसी में कुछ अच्छाइयाँ होती हैं और कुछ बुराइयाँ होती हैं। तो ये कोई एक इंसान की कमी नहीं है, ये एक इंसान की वीकनेस नहीं है। इंसान को कभी भी अपने आप को कम नहीं समझना चाहिए। एक यहाँ से एक कॉन्सेप्ट निकल के आया आपका हीनता मनोग्रंथि की। हीनता मनोग्रंथि, जैसे कि अगर कोई इंसान है वो बहुत ज़्यादा मतलब अपने आप को लो फील कर रहा है, तो उसमें हीनता मनोग्रंथि का कॉन्सेप्ट आ जाएगा। और ये बेसिकली चाइल्डहुड पीरियड से ही स्टार्ट हो जाता है। तो उन्होंने क्या बोला? उन्होंने बोला कि भाई जो इन्फीरियोरिटी फीलिंग है, जो आपकी हीनता मनोग्रंथि है, वो हमें हेल्प करती है कि हम मोटिवेट हो सकें। ये वाली जो फीलिंग है, वाला जो कॉम्प्लेक्स है, ये बुरा नहीं है। ये होना चाहिए एक इंसान में। और इसी से ही हम क्या होते हैं? मोटिवेट होते हैं। और अगर हमारे अंदर इन्फीरियोरिटी फीलिंग नहीं होगी, मतलब हीनता मनोग्रंथि ही नहीं होगी, तो हम मोटिवेट कैसे होंगे? इसी के लिए उन्होंने स्टूडेंट्स दूसरा कॉन्सेप्ट दिया, जिसे हम कहते हैं पर्सनल गोल। ये क्या करता है? पर्सनल गोल को हम हिंदी में कहते हैं व्यक्तिगत लक्ष्य। आपकी बुक में दे रखा है व्यक्तिगत लक्ष्य। तो ये क्या करता है स्टूडेंट्स? ये हेल्प करता है बेसिकली इन्फीरियोरिटी फीलिंग हटाने में। ये हेल्प करता है हमें हायर ग्रोथ को अचीव करने में। ये हेल्प करता है कि हम जो चाह रहे हैं, जो हायर लेवल पे हम जो अपनी इच्छाएं चाह रहे हैं, उसको हम पा सकें, उसके लिए ये हेल्प करता है। फिर उसके बाद स्टूडेंट एल्फ्रेड एडलर ने एक और कॉन्सेप्ट दिया, जिसको हम कहते हैं स्टाइल ऑफ लाइफ, जीवन शैली। इनका मानना था कि हमारे अंदर कई सारी ऐसे करेक्टरिस्टिक्स होती हैं जो एक यूनिक बिहेवियर बना देती हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि एक बच्चा देख रहा है कि हाँ, ये मेरे बड़े हैं और ये अच्छा, ये मतलब सॉलिड फूड खा रहे हैं, मेरी मम्मा तो मुझे सिर्फ दाल दाल पीने के लिए दे रही है। और या फिर एक बच्चा देख रहा है, ये तो चल भी रहे हैं, मैं तो चल भी नहीं पाता हूँ। तो बच्चा जो है वो कोशिश करता है चलने की। एक स्टेज पे आके वो चलने की कोशिश करता है कि मुझे भी चलना है, मैं भी चल के देखूंगा मुझे कैसा फील होता है। तो वो जो बच्चा है वो उस चीज को अचीव करने के लिए कोशिशें करेगा, वर्क करेगा उस पे, अपने गोल्स को अचीव करने के लिए उस पर वर्कआउट करेगा। ऐसे ही हम एक और एग्जाम्पल अगर लें, फॉर एग्जाम्पल भी एक कमजोर सा लड़का है, ट्वेल्थ क्लियर कर लिया उसने। अब उसको फील हो रहा है कि यार मैं बहुत ज़्यादा कमज़ोर हूँ, मैं अपने मसल्स को बॉडी बिल्डिंग पे बनाता हूँ, मैं बॉडी बिल्डर बनना चाहता हूँ, मैं अपने मसल्स को स्ट्रांग बनना चाहता हूँ। तो उसके लिए वो जिम जाएगा, वो वेट लिफ्टिंग करेगा, वो रनिंग भी करेगा, वो बहुत सी चीज़ें ऐसे करेगा जिससे कि उसकी मसल्स वगैरह सब अच्छे हो रहा है, बॉडी बॉडी बन जाए। तो उसने क्या करा? उसने अपने कैरेक्टरिस्टिक्स पे काम करा, अपने कैरेक्टरिस्टिक्स को इम्प्रूव करा, अपने कैरेक्टरिस्टिक्स को ऐसे ऐसे चीज़ों में उसने डिवाइड करा जिससे कि वो अपने गोल्स को अचीव कर ले। वो एक ये जो लाइफ स्टाइल कॉन्सेप्ट होता है, ये हमें बेसिकली हमारी इच्छाओं को सुपरियोरिटी कॉम्प्लेक्स पे पहुंचा देता है। तो इससे क्या हुआ? इससे उस बच्चे को, जो कमजोर बच्चा था, जिसकी बॉडी बन गई, जिसकी बॉडी बहुत मसल्स बहुत अच्छे हो गए, तो उसको क्या मिल गया? उसको सुपरियोरिटी कॉम्प्लेक्स मिल गया। इसी को ही हम एल्फ्रेड एडलर की थ्योरी कहते हैं। फिर कॉन्सेप्ट आता है स्टूडेंट्स एरिक फ्रॉम की थ्योरी। अब एरिक फ्रॉम की थ्योरी क्या है? इन्होंने बेसिकली क्या है, सोशल एनवायरनमेंट के कॉन्सेप्ट पे बहुत ज्यादा जोर दिया। सोशल कॉन्सेप्ट इन द सेंस सामाजिक उन्मुखता, इस कॉन्सेप्ट पे इन्होंने बहुत ज्यादा जोर दिया। इनका मानना ये था कि जो एक पर्सन है ना, वो कहीं ना कहीं सामाजिक प्राणी है, सामाजिक प्राणी है, सोशल बीइंग है। ऐसा क्यों मानना था इनका? वो इसलिए, भाई सोशल एनवायरनमेंट का मतलब होता है कि सोशल एनवायरनमेंट के हिसाब से एक्ट करना। उसी को ही हम सोशल बीइंग कहते हैं, जो सोशल एनवायरनमेंट के हिसाब से एक्ट करता है।
तो इनका मानना था कि हमारी पर्सनालिटी डेवलपमेंट जो होती है वो कहीं ना कहीं बेस्ड होती है सोशल एनवायरनमेंट के एक्सपीरियंसेस से। कैसे? फॉर एग्जाम्पल सोशल एनवायरनमेंट में एक बच्चा है, वो गया तो उसके साथ बहुत अच्छा अच्छा व्यवहार हो रहा है, तो वो सोच लेगा कि हाँ भाई सब लोग अच्छे होते हैं, सब अच्छे हैं। और अगर उसके साथ बुरा बुरा व्यवहार हो रहा है तो वो ये सोच लेगा भाई ये दुनिया ही बुरी है, ये दुनिया ही बुरी है और सब बुरे होते हैं समाज में। तो बेसिकली क्या हुआ कि यहाँ पे उसने क्या करा, बच्चा जो था उसने क्या देखा, जैसे हम क्या है, हम क्या अचीव कर सकते हैं, इन सब चीज़ की रियलाइजेशन भी होना बहुत ज़रूरी है कि मतलब हम कहाँ हैं, हम सोशल एनवायरनमेंट में क्या अचीव कर सकते हैं, हमारी क्या रियलिटी है। हम अब जैसे फॉर एग्जांपल कोई हाउस वाइफ है, तो वो हाउसवाइफ अगर मान लीजिए सडनली वर्क करना चाहे बाहर, तो उसको अपनी पोजीशन का पता चलेगा कि भाई आज भी क्या वो मेरी डिग्रीज जो मेरे पास है वो वैलिड है, तो उसे सोशल एनवायरनमेंट में ही जाके पता चलेगा। तो यहाँ पे एक और कॉन्सेप्ट उठता है जिसे हम कहते हैं डिजायर फॉर फ्रीडम, स्वतंत्रता की इच्छा, और स्ट्राइविंग फॉर जस्टिस एंड ट्रूथ, न्याय तथा सत्य के लिए संघर्ष। तो अब यहाँ पे क्या होता है कि भाई जब एक बच्चा है उसको अगर हम छोड़ दें, हम बोले कि ठीक है बेटा आप अपने एक्सपीरियंसेस लो, आप सोशल एनवायरनमेंट में जाओ, तो सोशल एनवायरनमेंट में उसको हमें स्वतंत्र करना बहुत ज़रूरी है। मतलब उसको हमें डिसीजंस खुद से लेना बहुत ज़रूरी है। हम एडवाइस दे सकते हैं मगर उसको डिसीजन लेना हमें खुद से बहुत ज़रूरी है। वो डिसीजन गलत है या सही वो बात की बात है, मगर उसको डिसीजन ले लेना चाहिए। हमें उसको डिसीजन लेने देना चाहिए, हमें ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं करनी चाहिए, उस चीज़ की हमें फ्रीडम देनी चाहिए। उसके बाद वो ये देखेगा कि भाई क्या झूठ है क्या सच है, अच्छा ये इंसान इस इंसान के साथ ऐसा कर रहा है तो ये इंसान बिल्कुल गलत कर रहा है, ये तो सब बिल्कुल मतलब जस्टिस ही नहीं है, ये तो बिल्कुल इनजस्टिस है। तो इस बच्चे को उस चीज का पता चलता है कि हमारे साथ अब क्या है ना बेसिकली कि हमारे साथ जो भी अनुभव होंगे उससे क्या है कि हमारे साथ दूसरों के साथ एक नेचर बन जाता है। तो जिस प्रकार की रीतियां और प्रथाएं अस्तित्व में आती है वही समाज की संस्कृति को स्वरूप प्रदान करती है। मतलब कि अगर हम हमारी रीतियां और प्रथाएं हमारी बहुत अच्छी है तो वही हम समाज को देंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर एक एज अ मदर, अगर एक मदर है वो अपने बच्चे को बोल रही है कि बेटा हमेशा गुरु के पैर छूने चाहिए, अपने टीचर के पैर छुआ करो, तो हम क्या समाज को दे रहे हैं, हम संस्कृति को क्या दे रहे हैं। हम हमें हमसे हमें बच्चे देखेंगे तो हमसे क्या सीखेंगे कि अरे इसने तो पता है टीचर के पैर छुए, अच्छा तो मुझे भी छूने चाहिए, इसका मतलब ये तो बहुत अच्छी बात है, और टीचर तो उसको बहुत प्रेज कर रही थी तो मैं छूंगा तो मुझे भी टीचर बहुत प्रेज करेगी। तो यही बात होती है, हम अपनी संस्कृति और भूमिका इस तरह समाज में रखें जिससे कि हम उसको अपने खुद के लिए पर्सनालिटी डेवलपमेंट बहुत अच्छा कर सकें। यहाँ से कॉन्सेप्ट आता है पर्सनालिटी डेवलपमेंट का। जैसा हम बिहेव करेंगे हमारी पर्सनालिटी में वैसे ही आएगा। अब जैसे फॉर एग्जांपल एक बच्चा है, घर में उसकी कोई और पर्सनालिटी, अगर आपने अपने बच्चे को सिखाया कि बेटा अपने टीचर के पैर छूने हैं, तो उसके टीचर की नज़र में आ गया इस बच्चे की पर्सनालिटी तो बहुत अच्छी है, पर्सनालिटी डेवलपमेंट तो बहुत अच्छा है, ये बच्चा बहुत अच्छा है। लेकिन वहीं पे मदर क्या होती है, अब बच्चा घर आता है तो मदर उसके सामने लंच रखती है, बच्चा लंच ही नहीं खाता है तो मदर कहते हैं यार तो बहुत गंदा है, तो ये खाना नहीं खाता है, ये मेरी बात नहीं मानता है, ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। तो मदर की नज़र में आपका पर्सनैलिटी डेवलपमेंट कैसा है, एवरेज है। तो वैसे तो माँ के लिए सभी बच्चे बड़े अच्छे होते हैं, बट मैं एक आपको एग्जांपल बता रही हूँ कि भाई माँ जो है वो परेशान हो जाती है कि मेरा बच्चा खाना नहीं खा रहा है, ये गंदा है, मतलब उसको ये नहीं उनको ये नहीं पता कि हाँ आज उसने स्कूल में टीचर के पैर छुए थे। अगर उनको ये बात पता चल जाएगी तो फिर उनका भी बच्चा बड़ा अच्छा हो जाएगा उनकी नज़र में। तो यही बात होती है कि हमें हमारा जो पर्सनालिटी होती है वो डिफरेंट डिफरेंट पर्सन के साथ वेरी करती है। तो यही थ्योरी थी हमारी बेसिकली एरिक फार्मा की। अब हमारी थ्योरी आती एरिक्सन की। अब इन्होंने क्या कहा, एरिक्सन ने क्या कहा, इन्होंने बोला कि भाई जो पर्सनालिटी है वो ना ही तो बचपन में डेवलप होती है ना ही मिडिल एज में, बल्कि लाइफ लॉन्ग होती है। तो इन्होंने साइको सोशल डेवलपमेंट स्टेजेस दिए, कुछ स्टेजेस दिए इन्होंने, 8 स्टेजेस थे।
अभी वो आपकी बुक में इतने डिस्कस नहीं किया गया है। अगर आपको देखना है, अगर आप चाहती हैं कि आप वो 8 स्टेजेस के बारे में पढ़ना चाहती हैं, तो आप मुझे बता सकती हैं, मैं आपके लिए अलग से एक वीडियो बनाऊंगी एरिक्सन की थ्योरी की। लेकिन प्लीज आप कमेंट डाउन जरूर कर दीजिएगा सो दैट हमें पता चले, और हम डेफिनेटली आपके लिए एरिक्सन की थ्योरी की एक वीडियो अलग से बनाएंगे। तो उनका मानना ये था कि भाई जो साइको सोशल डेवलपमेंट स्टेजेस जो उन्होंने दिए हैं 8 टाइप के, तो कैसे हम लाइफ लॉन्ग प्रोसेस हमारा होता है, और फिर हमारा लाइफ लॉन्ग प्रोसेस कैसे आता है, हम कैसे व्यक्ति बनते हैं। तो इन्होंने कॉन्सेप्ट दिया इन्होंने आइडेंटिटी क्राइसिस का, मतलब कि अनन्यता संकट का एक कॉन्सेप्ट दिया इन्होंने। अब ये क्या होता है आइडेंटिटी क्राइसिस? ये वो स्टेज है जिसको, मतलब जब भी हम कोई साइको सोशल स्टेज पार कर रहे हैं और उस स्टेज को पार करके कोई टर्निंग पॉइंट आता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? अनन्यता संकट, मतलब आइडेंटिटी क्राइसिस कहते हैं। तो बेसिकली एरिक्सन का एक, मैं आपको अगर एग्जांपल दूं तो एक स्टेज है ओरल सेंसरी, जो ये बर्थ होती है। इसमें क्या होता है कि भाई ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट, मतलब कि विश्वास तथा अविश्वास की एक स्टेज होती है। यहाँ पे क्या है कि जो बच्चा है अपने माउथ ऑर्गन का प्लेजर लेता है, जैसे कि हमने पहले भी पढ़ा था। माउथ ऑर्गन का प्लेजर लेता है यहाँ पे बच्चा किससे ज्यादा कनेक्ट रहता है? अपने माउथ से कनेक्टेड रहता है, और अपने माउथ से ही सारा काम करता है, उसको माउथ से ही प्लेजर मिलता है। इस टाइम पे, इस स्टेज में बच्चा अपनी माँ से बहुत ज्यादा कनेक्टेड होता है। अब उसकी जो माँ है वो अपने बच्चे के रिस्पॉन्स को, कैसा रिस्पॉन्स कर रही है, क्या कर रही है, कैसे कर रही है, ध्यान दे रही है कि नहीं दे रही है, मतलब ज्यादा अटैच्ड है, बातों को समझ रही है कि नहीं समझ रही है। तो अगर माँ के साथ कनेक्शन बहुत अच्छा है तो बच्चा ट्रस्ट वर्दी बनेगा। अगर माँ के साथ कनेक्शन अच्छा नहीं है तो बच्चा मिसट्रस्ट वर्दी बनेगा। फिर उसके बाद एक और स्टेज आती है एडोलसेंस की। एडोलसेंस के स्टेज का इन्होंने डेवलपमेंट स्टेज दिया 12 से 18। ये थोड़ी, मतलब बेसिकली क्या है, इसमें आता है रोल कोहेजन और रोल कंफ्यूजन। मतलब यहाँ पे रोल कोहेजन में क्या होता है कि बच्चे को अपने रोल के बारे में पता है, और रोल कंफ्यूजन का मतलब होता है जब वो समाज में उतरता है, जब वो समाज में आता है, तो जब समाज उसकी पर्सनालिटी को देखता है तो समाज कहता है कि भाई तुम्हें तो ये बनना चाहिए था, तुम ये कैसे बन गए? तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे वो अपने रोल को लेकर कंफ्यूज हो जाता है कि यार मेरा रोल क्या है। तो इस स्टेज में, इस एडोलसेंट पीरियड में, ये एडोलसेंट पीरियड ऐसा होता है, सबसे पहले तो ये बहुत ज़्यादा टफ पीरियड होता है। एडोलसेंसी एज बहुत ज़्यादा टफ पीरियड होता है। यहाँ पे पेरेंट्स को ये चाहिए कि वो एक अपने बच्चे का एक गोल सेट कर दे कि बेटा आपको ये अचीव करना है, या एक बच्चा बच्चा खुद ही अपनी एक गोल सेट कर ले कि मुझे ये बनना है, और उसी पर ही वर्कआउट स्टार्ट कर दें, उसी पर ही वर्कआउट करना स्टार्ट कर दें, तो ये स्टेज बहुत ही सक्सेसफुल हो जाती है। अगर जरा सी भी कोई कमी रह गई, क्योंकि यहाँ पे बच्चा ज्यादातर सोशल भी एक्सपीरियंसेस बहुत ज्यादा लेने लगता है, उसके फ्रेंड्स बहुत ज्यादा होते हैं, पीयर्स में रहने लगता है, बाहर आना जाना होता है। यहाँ इस स्टेजेस में बच्चा हर चीज देखता है, समझता है। तो इस स्टेज में बच्चा, अगर उसका गोल सेट है तो बहुत अच्छा भी जा सकता है, और अगर गोल सेट नहीं है तो बच्चे का माइंड भटक भी सकता है। तो ये पीरियड ऐसा होता है। तो एरिक एरिक्सन की थ्योरी भी खत्म हो चुकी है, एंड आगे अब हम ये चैप्टर कंटिन्यू करेंगे। उसके बाद हम करेंगे बिहेवियरल अप्रोच, यानी व्यवहारवादी उपागम। तो नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे व्यवहारवादी उपागम। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा बहुत अच्छे से, और ऐसे ही पढ़ते रहिए, एंड ये वीडियो कम से कम 2-3 बार देखिए, आपको जरूर लर्न हो जाएगा। थैंक यू सो मच, एंड प्लीज कीप सपोर्टिंग टू मी। थैंक यू।